हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत करता हूं मैं राघवेंद्र सिंह। इस सेशन में आपको क्लास 10 का चैप्टर 5 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पूरा पढ़ाने वाला हूं। जी हां, ये सेशन आपका वन शॉट रहने वाला है जिसमें हम इस पूरे एक वीडियो में, एक सेशन में हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को हमने टोटल 4 सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया है। पहला आप देख रहे हैं अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और दूसरे में हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक में हम पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, और फोर्थ में हम ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारे आसपास स्टूडेंट्स जो भी ऑब्जेक्ट या हम जो भी मैटर देखते हैं ना, मैटर की परिभाषा क्या होती है, डिफिनीशन क्या होती है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम, और वॉल्यूम है तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब ये जो मैटर है वो हमारे अगल बगल कुछ भी, हम चीनी देख रहे हैं, हम नमक देख रहे हैं, हम लकड़ी देख रहे हैं, ये सभी मैटर है। तो इन सभी मैटर में कुछ एलिमेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ मैटर कंपाउंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ मैटर मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जी हाँ, अगर आप गोल्ड देख रहे हो तो गोल्ड भी एक मैटर है जो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? एलिमेंट के फॉर्म में। अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर देख रहे हो तो ये भी एक मैटर है जो कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर आप नमक देख रहे हो, नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, तो वो भी कंपाउंड के फॉर्म में है। और अगर आपने वाटर में शुगर ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया, तो वो अब क्या हो गया? वो भी मैटर है, लेकिन अब वो किस फॉर्म में है? मिक्सचर के फॉर्म में। तो मैटर एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट में। कौन से 3 पार्ट में? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के फॉर्म में। और ये किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, है ना। इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, उस आधार पे, उस बेसिस पे एलिमेंट्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड है। ठीक है, चलिए हम इन्हीं के बारे में, हम इनका क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है कि किस तरीके से इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि पहले तो ये देखते हैं कि अभी तक कितने एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट? अभी तक कितने एलिमेंट्स की हम खोज कर चुके हैं? तो इंसानों को अभी तक 118 एलिमेंट यानी 118 एलिमेंट्स की खोज हुई है, यानी कि पता चला है ना। तो एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आउट ऑफ दीज 118, 94 आर नेचुरली अकरिंग, यानी कि 118 में से जो 94 एलिमेंट्स हैं वो नेचर में पाए जाते हैं, अर्थ में पाए जाते हैं। बाकी जो हैं वो आर्टिफिशियल हैं, यानी मैन मेड हैं, इंसानों ने बनाया उस एलिमेंट को। क्लियर? तो ये जितने भी एलिमेंट हैं उनको किस तरीके से अरेंज किया गया, उनके बीच में रिलेशन को कैसे फाइंड आउट किया गया, इसी के बारे में तो है ये चैप्टर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। और अगर आप यहाँ कई साइंटिस्ट लोगों की फोटो देख रहे हो, इसका मतलब कि एलिमेंट्स के बीच में कोई क्लासिफिकेशन या उनके बीच में रिलेशन पता करने के लिए जो साइंटिस्ट थे वो ये साइंटिस्ट थे जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। डोब्रेनियर, न्यूलैंड, मेंडलीव और बाद में आए मोज़ले। तो वही लिखा है, एज डिफरेंट एलिमेंट्स वेयर बीइंग डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट गैदर्ड मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट। जैसे जैसे एलिमेंट की खोज होने लगी, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हमको जानने को मिला, है ना। दे फाउंड इट, दे कौन? ये जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बीच में कोई रिलेशन है, ताकि उनको हम अरेंज कर सके। तो दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज all that was known about the element. They started looking for some pattern in their properties. तो ये सभी साइंटिस्ट लोगों ने एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन पता लगाने के लिए उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी, उनके बीच में कोई पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश की।
और जब पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश की तो एक रिलेशन मिला, और उसी रिलेशन के आधार पर इन साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया, और जब अरेंज किया तो बन गया क्या, पीरियोडिक टेबल, है ना, क्लियर। तो वो पीरियोडिक टेबल कैसे बना उसी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर यहां आपने किसकी फोटो देखी है, ये है डोब्रेनियर। कौन है, डोब्रेनियर। तो सबसे पहले अगर किसी ने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की, एलिमेंट्स के बीच में जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो वो थे डोब्रेनियर, है ना। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं, डोब्रेनियर ट्राइड, क्लियर। तो डोब्रेनियर देखो, ये है डोब्रेनियर। तो इन्होंने क्या किया, इन द ईयर 1817 जोहान वोल्फगांग डोब्रेनियर, ए जर्मन केमिस्ट, tried to arrange the elements with similar properties into groups। यानी कि 1817 में डोब्रेनियर जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे, इन्होंने ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, सिमिलर थी, उनको एक ग्रुप में रखने की कोशिश की, है ना। तो वही लिखा है, ही अरेंज द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप। एक ग्रुप में एक जैसे प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को रखने की कोशिश की। ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच। और इन्होंने जब एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ग्रुप में रखना शुरू किया तो ये पाया कि 3 एलिमेंट्स एक ग्रुप में आ रहे हैं। मतलब वो 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, तो उनको एक ग्रुप में रखा। मतलब मान लो ये ग्रुप है, इस ग्रुप में 3 एलिमेंट ए बी सी, तो इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है, तो इनको एक में रखा। इसी तरह और जो 3 एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, तो उनको अलग ग्रुप में रखा। तो इस तरीके से हर ग्रुप में 3 एलिमेंट्स को रखा। तो ये जो ग्रुप है इसी को नाम दिया क्या, ट्राइड। सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप्स ट्राइड। तो ये ट्राइड वर्ड सुनते ही अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ट्राइड मतलब ग्रुप। और डोब्रेनियर के ट्राइड में कितने एलिमेंट थे, तो डोब्रेनियर के ट्राइड यानी ग्रुप में 3 एलिमेंट्स थे। तो 3 को ही तो ट्राई कहेंगे, है ना। मोनो, बाई, ट्राई, बाईसाइकिल। साइकिल को बाईसाइकिल कहते हैं क्योंकि उसमें 2 पहिए लगे, और 3 होता तो ट्राई साइकिल। तो ट्राइड मतलब 3 एलिमेंट, और 3 एलिमेंट का ग्रुप ट्राइड, ठीक है। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है कि डोब्रेनियर ने जो ट्राइड बनाया था, वो ट्राइड का मतलब क्या है, ट्राइड एक ग्रुप है, और इस ग्रुप में क्योंकि 3 एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, इसीलिए इस ग्रुप को नाम दिया डोब्रेनियर ने क्या, ट्राइड। लेकिन वो 3 एलिमेंट कौन से होंगे, वो 3 एलिमेंट वो होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी। तो कौन सी प्रॉपर्टीज के आधार पे इन्होंने उन 3 एलिमेंट्स को एक ट्राइड में यानी ग्रुप में रखा, आइए देखते हैं। तो अगर डोब्रेनियर ट्राइड की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही डोब्रेनियर के ट्राइड हैं। एक ये ट्राइड, एक ये ट्राइड, और एक ये ट्राइड। अब क्वेश्चन ये आता है कि लिथियम, सोडियम के साथ पोटेशियम ही क्यों है, यही तीनों एक साथ क्यों हैं, कैल्शियम क्यों नहीं है ना, बेरिलियम क्यों नहीं है, एल्यूमिनियम क्यों नहीं है, यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन क्यों साथ हैं, सल्फर क्यों नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया डोब्रेनियर ने कि डोब्रेनियर शोड दैट व्हेन द 3 एलिमेंट्स इन ए ट्राइड वेयर रिटन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अगर इन एलिमेंट्स को जो डोब्रेनियर ने अपने ट्राइड में जिक्र किया था, बताया था, तो डोब्रेनियर ने बोला कि अगर आप इन 3 एलिमेंट्स को, इन तीनों को, इन तीनों को, इन तीनों को अगर आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फॉर्म में अरेंज करोगे, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करोगे, तो आप ये देखोगे कि द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। यानी कि इस ट्राइड में जो ये सेकंड एलिमेंट है, सोडियम हो गया, इस ट्राइड में स्ट्रोंशियम हो गया, इस ट्राइड में ब्रोमीन हो गया, तो इन सेकंड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो रफली इक्वल है, या ऑलमोस्ट कह लो, या एग्जैक्टली इक्वल है फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के।
तो लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास का एवरेज होगा उसके लगभग इक्वल होगा किसका एटॉमिक मास, सोडियम का। उसी तरह कैल्शियम और बेरियम का जो एटॉमिक मास का एवरेज होगा उसके इक्वल होगा, उस एटॉमिक मास के इक्वल होगा किसका एटॉमिक मास, स्ट्रोंशियम का। अब मेरे कहने का मतलब क्या है जरा देखो। अब लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, यहां देखो दिया है, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 6.9, है ना। सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39। तो ये तीनों डोब्रेनियर के ट्राइड हैं, जी हाँ, डोब्रेनियर के ट्राइड में ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब जरा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का एटॉमिक मास जोड़ेंगे, पहले और तीसरे का, और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो 6.9 प्लस 39, तो लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का हमने पहले जोड़ा और फिर डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। कितना आ रहा है, 22.95। अब जरा सोडियम का एटॉमिक मास देखिए 23, तो 23 के करीब आ रहा है ना एटॉमिक मास का एवरेज किसका, पहले और तीसरे एलिमेंट का, फर्स्ट और थर्ड, ये एक ट्राइड है ना, और इस ट्राइड में फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के रफली इक्वल है कि नहीं। ये 23 और ये एवरेज है 22.95, तो बिल्कुल करीब है कि नहीं। इसीलिए इन तीनों को एक साथ रखा गया और यही लॉ कहलाता है लॉ ऑफ ट्राइड। क्या कहलाता है, लॉ ऑफ ट्राइड। तो लॉ ऑफ ट्राइड इन 3 एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल हो रहा था और इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम थी, इसीलिए डोब्रेनियर ने इन तीनों को एक ट्राइड में रखा। और ठीक इसी तरह और किसको रखा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम को रखा, और ठीक इसी तरह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को एक ट्राइड में रखा। क्लियर। तो लॉ ऑफ ट्राइड भी अब आपको क्लियर हो गया। और ट्राइड में ये तीनों एलिमेंट्स अपने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए थे। देखो लिथियम का एटॉमिक मास 6.9, उससे ज्यादा किसका, सोडियम का 23, उससे ज्यादा किसका, पोटेशियम का 39। तो जैसे आप नीचे जा रहे हो एटॉमिक मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में डोब्रेनियर ने इनको अरेंज किया था। ठीक है। और डोब्रेनियर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या लिखा है, गिवन बिलो are some group of 3 elements. These elements are arranged downwards in order of their increasing atomic mass. These groups form Dobrenier triad. तो मैंने बोला ही था डोब्रेनियर के कितने ट्राइड थे, 3 ट्राइड थे। एक ये ट्राइड और एक ये ट्राइड और एक ये ट्राइड। और हर ट्राइड में कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट। जैसे पहले ट्राइड में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दूसरे ट्राइड में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और तीसरे ट्राइड में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसके अलावा कोई भी एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वो डोब्रेनियर ट्राइड फॉर्म करता है, तो आपका आंसर होगा नो। केवल ये तीन और ये तीन, यही मिलाकर डोब्रेनियर ट्राइड बनाते हैं, क्योंकि इन तीनों ट्राइड में लॉ ऑफ ट्राइड एप्लीकेबल है। लॉ ऑफ ट्राइड क्या था, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज इक्वल या रफली इक्वल होगा किसके, सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के। अब देखो वो चीज यहां हर जगह एप्लीकेबल है ना। तो ये था आपका डोब्रेनियर ट्राइड। तो कहीं ना कहीं इन 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। ये 3 एलिमेंट्स अरेंज हो गए। पहले तो ये भी अरेंज नहीं थे, लेकिन डोब्रेनियर ने इन तीनों को अरेंज तो कर दिया, है ना। तो जहां कुछ भी अरेंज नहीं था उसके कंपैरिजन में चलो कुछ तो एलिमेंट्स अरेंज हो गए। तो ये पहली कोशिश थी किसी भी साइंटिस्ट द्वारा एलिमेंट्स को अरेंज करने की, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। क्लियर। तो डोब्रेनियर ट्राइड आपको ध्यान रखना है, क्या होता है ट्राइड, लॉ ऑफ ट्राइड क्या होता है, और इसमें यही एलिमेंट्स क्यों आते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो, डोब्रेनियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड। तो मैंने बताया था आपको कौन से 3 ट्राइड आइडेंटिफाई किया डोब्रेनियर ने। एक ट्राइड ये था जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम थे। एक ट्राइड ये था जिसमें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम था। और एक ट्राइड ये था जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन था। इसके अलावा कोई भी ट्राइड में एलिमेंट नहीं था। ठीक है। Hence, this system of classification into triad was not found to be useful.
लेकिन आगे चल के ये जो क्लासिफिकेशन का तरीका था जिसको डोब्रेनियर ने खोजा था, ये आगे चल के एप्लीकेबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो इनका लॉ ऑफ ट्रायड था जिसके बेसिस पे इन्होंने ये इन एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ये लॉ बाकी एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं हो रहे थे। तो फिर अगर बाकी पे एप्लीकेबल नहीं होंगे तो बाकी को फिर अरेंज कैसे किया जाए? तो डोब्रेनियर के लॉ से हम बाकी एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर सकते, सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते थे। तो इसीलिए आगे चल के डोब्रेनियर का ये जो लॉ है, डोब्रेनियर ट्रायड है, ये दूसरे एलिमेंट्स पे अरेंज नहीं हुआ। इसीलिए आगे चल के इस नियम को, डोब्रेनियर के इस क्लासिफिकेशन को फॉलो नहीं किया गया। क्लियर? ठीक है। अब डोब्रेनियर के बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की, वो थे आपके न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने एक लॉ दिया जिसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है। अब इसी के बारे में हमको पढ़ना है और ये जानना है कि किस तरीके से न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। यानी डोब्रेनियर की बात अब पुरानी हो गई, अब नई बात आ गई किसकी? न्यूलैंड की। क्लियर? तो देखो क्या लिखा है, द अटेम्प्ट्स ऑफ डोब्रेनियर एनकरेज अदर केमिस्ट टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक मास। तो डोब्रेनियर ने क्या किया था? एलिमेंट के एटॉमिक मास के आधार पे उनकी प्रॉपर्टीज को कोरिलेट करने की कोशिश की थी, अरेंज करने की कोशिश की थी। तो ये बात दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने पिक कर ली। अच्छा, डोब्रेनियर ऐसे कर रहा है तो चलो हम भी करके देखते हैं, है ना। हम भी अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को। किस बेसिस पे? उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे। मतलब क्या एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज के बीच में कोई रिलेशन है? तो ये न्यूलैंड ने सोचा। तो न्यूलैंड ने फिर 1866 में जॉन न्यूलैंड एंड इंग्लिश साइंटिस्ट अरेंज द देन नोन एलिमेंट्स, यानी कि 1866 में, 1866 में जितने एलिमेंट्स पता थे इंसानों को, उतने एलिमेंट्स को न्यूलैंड ने अरेंज करने की कोशिश की, है ना। और उनको जब अरेंज किया तो किस ऑर्डर में अरेंज किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो एक सिमिलरिटी डोब्रेनियर और न्यूलैंड में क्या है? डोब्रेनियर के ट्रायड में भी एलिमेंट्स एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हुए थे, और न्यूलैंड ने भी जो एलिमेंट्स को अरेंज किया वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया। ठीक है। अब इन्होंने आइडिया कहाँ से लिया? तो न्यूलैंड संगीत के बहुत बड़े फैन थे, बहुत ज़्यादा गाना सुनते थे। अब अचानक एक बार सोच रहे थे और अचानक इनके दिमाग में क्लिक किया, अरे संगीत में 7 धुन होते हैं और हर 7 धुन के बाद फिर से पुरानी धुन रिपीट होती है, तो क्यों ना मैं एलिमेंट्स को 7-7 के ग्रुप में क्या करूं? डिवाइड करूं। एक ग्रुप में 7, अगले ग्रुप में भी 7, और 7 के बाद जो 8वां एलिमेंट आए उसकी प्रॉपर्टी कहीं पहले एलिमेंट की जैसी हो तो काम ही बन जाएगा। तो एलिमेंट, इस आइडिया को पिक किया किसने? न्यूलैंड ने। तो वही लिखा है, ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोवेस्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन एंड एंडेड एट थोरियम विच वॉज द 56th एलिमेंट। तो न्यूलैंड ने क्या किया? न्यूलैंड ने हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक के एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश की, वो भी किस बेसिस पे? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जब अरेंज किया तो क्या पाया? ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट, जैसे संगीत में 7 धुन होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, नी के बाद फिर क्या आता है? सा। तो शुरुआत भी कहां से हुई थी? सा रे, यानी सा से शुरुआत हुई थी, और फिर खत्म होने के बाद फिर क्या आया? सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा आया। यानी कि 7 के बाद फिर से वही पहला धुन रिपीट हो रहा है ना। यानी 8वां जो धुन है वो पहला ही धुन है जो वापस से रिपीट हुआ। तो क्यों ना इसी आइडिया को एलिमेंट्स पे अरेंज कर दिया जाए? ऐसी सोच थी न्यूलैंड की। तो न्यूलैंड ने क्या किया? एलिमेंट्स को अरेंज किया कुछ इस तरीके से कि जो 8th एलिमेंट है, जो सीक्वेंस में 8th एलिमेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के जैसी होगी। तो हम 8th एलिमेंट को उसके पहले के नीचे रख देंगे। ठीक है। So he found that every 8th element had properties similar to that of first. तो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसके सिमिलर पाई? फर्स्ट एलिमेंट के। He compared this octave
अब समझ में आ गया होगा कि ऑक्टेव नाम कहां से आया। तो कहीं ना कहीं ऑक्टेव में फीलिंग आ रही है कि 8 नंबर है, तो वो 8 क्या बता रहा है कि 8th एलिमेंट पे प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी, इसीलिए न्यूलैंड ने अपने लॉ को क्या नाम दिया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, देयरफॉर ही कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव, और इसे न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहते हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब ये देखो, ये है न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ से अरेंज किए गए एलिमेंट्स, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे इंक्रीज किए गए थे। समझ में आया कि नहीं आया? आया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आप यहां ध्यान से देखो, शुरुआत कहां से की थी। हमने पढ़ा है कि न्यूलैंड ने शुरुआत की थी हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन से अरेंज किया, तो ये पहला एलिमेंट, फिर आया लिथियम दूसरा एलिमेंट, बेरिलियम तीसरा एलिमेंट, बोरोन चौथा एलिमेंट, कार्बन पांचवा एलिमेंट, नाइट्रोजन छठा एलिमेंट, ऑक्सीजन सातवां एलिमेंट, और सातवें के बाद फ्लोरीन को, जो 8वां एलिमेंट है, उसको कहाँ रखा, हाइड्रोजन के नीचे। फिर फ्लोरीन के बाद, फ्लोरीन से कंपेयर करोगे तो क्लोरीन भी 8वां एलिमेंट है, मतलब अगर फ्लोरीन पहला मानोगे तो क्लोरीन 8वां है, यानी हर 8th एलिमेंट पे प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। तो आप खुद ही देखो, फ्लोरीन क्लोरीन की प्रॉपर्टी मैच होती है, जी हाँ। फ्लोरीन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी मैच होती है, जी हाँ। तो 8th एलिमेंट पे प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। तो जब न्यूलैंड ने क्या किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया, है ना। हर ग्रुप में कितने एलिमेंट्स को रखे, 7। जैसे ये पहला ग्रुप है, तो कितने रखे एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के बाद 8वें एलिमेंट पे प्रॉपर्टी रिपीट हुई, ऐसा ऑब्जर्व किया किसने, न्यूलैंड ने। क्लियर है। चलिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स डोब्रेनियर के समय अरेंज थे, उससे ज्यादा एलिमेंट अब अरेंज हो गए न्यूलैंड के समय। तो आप क्या देख रहे हो, धीरे धीरे एलिमेंट्स अरेंज हो रहे हैं, जी हाँ। धीरे धीरे करके बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज हमने कर लिया, वही तो हम पढ़ रहे हैं। तो पहले डोब्रेनियर ने अरेंज किया थोड़ा सा, फिर उससे ज्यादा किसने अरेंज किया, न्यूलैंड ने। तरीका सबका अलग अलग था। क्लियर। तो यहां देख रहे हैं आप, ये न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, जिसमें हर 8th एलिमेंट पे प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, किसकी, एलिमेंट की। अब इसकी कुछ खास पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। न्यूलैंड ने हाइड्रोजन से शुरू करके थोरियम तक एलिमेंट्स को अरेंज किया था, लेकिन जो इन्होंने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, क्या था ये नियम, क्या था ये लॉ, कि हर 8th एलिमेंट पे प्रॉपर्टी रिपीट होगी। ये लॉ एप्लीकेबल सिर्फ कैल्शियम तक हुआ। तो अरेंज थोरियम तक किया था, लेकिन ये लॉ सिर्फ एप्लीकेबल कहां तक हुआ, कैल्शियम तक। अब यहां देखो, यहां आपको कहीं कैल्शियम दिख रहा है, कहीं दिख रहा है कैल्शियम, बताइए तो। ये रहा कैल्शियम। तो सिर्फ यहां तक, एलिमेंट्स तो आगे भी हैं, लेकिन न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे मैं टिक मार्क या स्टार मार्क कर दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि कैल्शियम के बाद, एज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। यानी कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स पाए गए, उनमें 8th एलिमेंट पे जाकर प्रॉपर्टीज रिपीट नहीं हो रही थी। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, इट वाज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन द नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर, बट लेटर सेवरल न्यू एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर्ड whose properties did not fit into the law of octave। यानी न्यूलैंड ये मान के चल रहे थे कि जो मैंने अरेंज किया है एलिमेंट्स को, तो न्यूलैंड ने कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया है, 56। तो न्यूलैंड का मानना था कि नेचर में केवल 56 ही एलिमेंट है और इससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं होंगे, तो इसीलिए इन्होंने केवल 56 एलिमेंट को अरेंज कर दिया। लेकिन बाद में न्यूलैंड के इस नियम के बाद भी कई सारे एलिमेंट्स खोजे गए, तो फिर ये जो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो फेल हो गया, क्योंकि न्यूलैंड के इस लॉ के बाद जो एलिमेंट खोजे गए, उन एलिमेंट्स पे ये लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल नहीं हो रहा था।
समझ में आया? क्योंकि ये लॉ सिर्फ कहाँ तक एप्लीकेबल था? कैल्शियम तक। तो ये एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कि न्यूलैंड जो सोच के चल रहे थे कि जितने एलिमेंट्स मैंने अरेंज कर दिए सिर्फ उतने ही एलिमेंट्स हैं धरती पर, तो ये बात तो गलत है ना। बाद में तो बहुत सारे एलिमेंट खोजे गए। न्यूलैंड ये सोच के चल रहे थे जितना मैंने सोच लिया बस उतने ही एलिमेंट्स हैं, आगे कोई और एलिमेंट डिस्कवर नहीं किए जाएंगे। लेकिन ये बात तो गलत थी, इसीलिए न्यूलैंड का लॉ फेल हो गया आगे चल के। ठीक है, लेकिन डोब्रेनियर के कंपैरिजन में अब थोड़े और एलिमेंट्स जाकर क्या हो गए? अरेंज हो गए। पहले कम एलिमेंट्स अरेंज थे, अब और एलिमेंट्स अरेंज हो गए। क्लियर? चलिए थर्ड क्या? इन ऑर्डर टू फिट द एलिमेंट इनटू हिज टेबल न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट। मतलब अपने टेबल में फिट करने के लिए एलिमेंट्स को न्यूलैंड ने थोड़ा एडजस्टमेंट किया। 2 एलिमेंट को एक ही स्लॉट में रख दिया। जैसे देखो यहाँ कोबाल्ट भी है, निकल भी है, एक ही स्लॉट में। तो प्लेस एक, अब बाकी जगह देखो एक प्लेस पर एक एलिमेंट, लेकिन यहाँ देखो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो एक प्लेस पे 2 एलिमेंट है। क्यों? तो इसका आंसर नहीं दे पाए कौन? न्यूलैंड। तो एक गलती ये भी थी, है कि नहीं? और अनलाइक एलिमेंट्स को एक ही नोट पे रखा, मतलब एक ही पोजीशन पे अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को रखा, ये भी एक गलती थी न्यूलैंड की। ठीक है, तो वही जैसे एग्जांपल में अभी अब मैंने आपको बताया कोबाल्ट एंड निकल, तो देखो वही तो लिखा है यहाँ, कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट। देखो सेम स्लॉट में है कि नहीं? एंड दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो कोबाल्ट और निकल को उसी कॉलम में रखा गया है जहां फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है। तो ये तो गलत है ना, क्योंकि कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टीज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से बिल्कुल अलग है। तो फिर न्यूलैंड ने इनको एक साथ कैसे रख दिया? ये गलती थी न्यूलैंड के टेबल में, न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव में, है ना? क्लियर? तो अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को भी एक जगह रख दिया किसने? न्यूलैंड ने। तो ये आपका ड्रॉबैक ही कहा जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि इन द सेम स्लॉट कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट एंड दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन which have very different properties than these elements. Iron which resemble cobalt and nickel in the properties has been placed far away from these elements. अब जरा यहाँ टेबल को ध्यान से देखो। आयरन की प्रॉपर्टी कोबाल्ट निकल से मैच करती है, लेकिन आयरन इधर है और कोबाल्ट निकल इधर है, जबकि कोबाल्ट निकल को आयरन के पास होना चाहिए था। तो ये सब कमियां ही तो हैं, ड्रॉबैक्स ही तो हैं। तो अगर आपसे ड्रॉबैक पूछेगा तो आप ड्रॉबैक ये बता सकते हो कि एक ही स्लॉट पे न्यूलैंड ने कई एलिमेंट्स को रख दिया था कुछ प्लेसेस पे। तो जैसे यहाँ है, और ऐसा रखा कि वो जिस कॉलम में थे उस कॉलम में दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट से मैच नहीं कर रही थी। जैसे कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टी इस कॉलम में पाए जाने वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से मैच नहीं कर रही थी। तो ये सब कमियां थी, ड्रॉबैक थे न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव में। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हमने अर्ली अटेम्प्ट तो पढ़ लिया क्लासिफिकेशन का। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के जो शुरुआत में जो अटेम्प्ट किए गए वो किसने अटेम्प्ट किया? पहले तो डोब्रेनियर ने अटेम्प्ट किया और फिर न्यूलैंड ने। तो ये तो अर्ली अटेम्प्ट्स हो गए। अब न्यूलैंड के बाद फिर एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की किसने? मेंडलीव ने। तो अब हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ने जा रहे हैं, और मेंडलीव के बाद फिर आया मोजले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आप क्या देख रहे हो? धीरे धीरे हम चीज़ों को सही कर रहे हैं, एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं, और जो पिछली कमी है उसको दूर करके और अरेंज कर रहे हैं, है ना भाई? हम पहली बार पढ़ते हैं बच्चों, गलतियाँ होती हैं तो हम उसको फिर से सही करते हैं। बस यही तो अभी भी हो रहा है। डोब्रेनियर की गलती को सुधारा और न्यूलैंड ने, लेकिन न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव में भी गलती थी, जो कि अभी मैंने आपको बताया ड्रॉबैक। तो अब उसको और सुधारा किसने? मेंडलीव ने। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मतलब मेंडलीव का दिया हुआ पीरियोडिक टेबल। अभी तक आपने देखा होगा एलिमेंट्स तो अरेंज हो गए थे थोड़े बहुत ही सही, लेकिन टेबल नहीं बना था। एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद पहली बार टेबल बना जब मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया।
तो इसीलिए अभी तक पीरियोडिक टेबल का नाम नहीं आया था। पहली बार पीरियोडिक टेबल का नाम आया क्योंकि मेंडलीव ने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो एक कॉलम बना, उसमें रो बना, तो इसके वजह से एक टेबल बनकर सामने आया और उसी टेबल को मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल कहा। ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ना है। इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, many scientists continued to search for a pattern that correlated to the property of element with their atomic mass। यानी कि जब न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव भी फेल हो गया तो ऐसे बहुत से साइंटिस्ट थे जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी और एलिमेंट के एटॉमिक मास के बीच में को रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से एटॉमिक मास के बदलने से प्रॉपर्टीज एलिमेंट की बदल जाती है, इसके बीच में कोई रिलेशन है क्या। तो ये जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की और एलिमेंट की जो एटॉमिक मास है, तो क्या इनमें कोई रिलेशन है। तो अगर रिलेशन होगा तो अगर हम एटॉमिक मास के सीक्वेंस में अरेंज करते जाएंगे तो वो अपने आप एलिमेंट प्रॉपर्टीज के सीक्वेंस में अरेंज हो जाएंगे। तो ये पता लगाने की कोशिश हर साइंटिस्ट कर रहे थे, है ना। तो फिर उन्हीं में से एक थे आपके रशिया के दिमित्री आइवानोविच मेंडलीव। इनको प्रणाम कीजिए, है ना, इनका नाम बहुत मशहूर है। क्लियर। चलिए, तो इन्होंने क्या किया आइए देखते हैं। द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स गोज टू दिमित्री आइवानोविच मेंडलीव, ए रशियन केमिस्ट। ये भी रशिया के थे, केमिस्ट थे। ठीक है। ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ए पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स बनाने में सबसे ज़्यादा शुरुआत में स्टार्टिंग में जो योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया, वो किसने दिया, मेंडलीव ने। ठीक है, क्लियर। वेयर द, और इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया एलिमेंट्स का, वहाँ एलिमेंट्स वेयर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास एंड ऑल्सो ऑन द सिमिलरिटीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स को अरेंज करके पीरियोडिक टेबल बनाया, उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स किस आधार पे, किस बेसिस पे अरेंज किए गए थे, अपने एटॉमिक मास के बेसिस पे, और साथ ही साथ वो कैसी केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, इस बेसिस पे अरेंज किए गए थे। तो अभी तक तो आप यही देख रहे हो, चाहे डोब्रेनियर हो, चाहे न्यूलैंड हो, चाहे मेंडलीव हो, सभी ने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ये बात तीनों में कॉमन है ना। डोब्रेनियर में भी देख लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज थे। फिर न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव देख लो, वहाँ भी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और मेंडलीव ने भी पीरियोडिक टेबल बनाया तो एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, है ना। और अरेंज किया तो साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है, किस तरीके से वेरी कर रही हैं, है ना। चलिए, तो मेंडलीव ने क्या किया, बहुत आसान से एक तरीका निकाला एलिमेंट्स को अरेंज करने का। तो जब मेंडलीव ने अपना एक्सपेरिमेंट या अपना वर्क शुरू किया तो उस समय तक 63 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी, है ना। अब जरा पुराने हम समय पे जाते हैं, मेंडलीव के समय पे जाते हैं। मेंडलीव से पहले न्यूलैंड, तो न्यूलैंड के समय कितने एलिमेंट थे, 56। और न्यूलैंड ने क्या सोचा था कि 56 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे नहीं, लेकिन यही तो गलती हो गई। अब देखो, इसके बाद मेंडलीव आए, मेंडलीव के समय कितने एलिमेंट थे, मेंडलीव के समय 63 एलिमेंट थे। तो आप क्या देख रहे हो, धीरे धीरे नए एलिमेंट्स की खोज हो रही है ना। तो मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की तो उस समय मेंडलीव को 63 एलिमेंट्स की नाम पता था, मतलब उतने उस समय पूरे अर्थ पे 63 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी। क्लियर। तो इन्होंने क्या किया, ही एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मेंडलीव ने यह कोशिश की पता लगाने की कि क्या एलिमेंट की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या उसका कोई रिलेशन है क्या एटॉमिक मास से। मतलब एटॉमिक मास अगर हम बदल दें तो क्या एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। तो क्या एटॉमिक मास और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में कोई रिलेशन है, इसको पता लगाने की कोशिश की। तो कैसे पता लगाया, एमंग द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज को कंसीडर किया, तो मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स
फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो एटॉमिक मास एक तरफ है और एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दूसरे तरफ है, और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे मेंडलीव। तो मेंडलीव ने कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज को कंसीडर किया, एलिमेंट किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाता है, इस केमिकल रिएक्शन को बेसिस लिया। क्या करने के लिए, कौन सा बेसिस लिया, एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए जो बेसिस चाहिए था, आधार, वो आधार था केमिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी में भी कौन सी, किस तरीके से एलिमेंट्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाता है। ही सेलेक्टेड हाइड्रोजन और एंड ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में यही केमिकल प्रॉपर्टी क्यों कंसीडर किया मेंडलीव ने, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन काफी रिएक्टिव एलिमेंट है और ये बाकी दूसरे एलिमेंट के साथ आसानी से रिएक्ट करके ऑक्साइड और हाइड्राइड बना लेते हैं, इसीलिए मेंडलीव ने इस केमिकल प्रॉपर्टी को कंसीडर किया। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट वेयर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। इसका क्या मतलब है कि एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कैसा हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाता है, मतलब उसका फॉर्मूला क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि एलिमेंट है R, मान लेते हैं, और ऑक्सीजन O, तो क्या वो रिएक्ट करके RO बना रहा है ऑक्साइड, या ऑक्साइड बना रहा है जिसका फॉर्मूला R2O है, या वो ऐसा ऑक्साइड बना रहा है जिसका फॉर्मूला RO2 है। तो अगर ये बना रहा है तो अलग केमिकल प्रॉपर्टी, अगर ऐसा ऑक्साइड बना रहा है तो अलग केमिकल प्रॉपर्टी, अगर ऐसा ऑक्साइड बना रहा है तो अलग केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि सबका फॉर्मूला अलग अलग है कि नहीं, है ना। तो यही बेसिस लिया किसने, मेंडलीव ने, एलिमेंट्स को क्या करने के लिए, मतलब दो एलिमेंट मान लेते हैं, दो एलिमेंट X और Y दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैसा ऑक्साइड बना रहे हैं, एक X2O बना रहा है, दूसरा Y2O बना रहा है। तो आप क्या कहोगे, X और Y की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है कि अलग है? सेम है। क्यों? क्योंकि X और Y दो अलग अलग एलिमेंट, दोनों ने ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्साइड बनाया उसका फॉर्मूला तो सेम था। इसका मतलब कि X और Y एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेम है। और अगर मान लेते हैं कि X ने तो ऐसा ऑक्साइड बनाया होता और Y ने ऐसा ऑक्साइड बनाया, तो दोनों के ऑक्साइड का फॉर्मूला अलग अलग है। मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि X एलिमेंट और Y एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, अब सेम नहीं है, डिफरेंट है, क्योंकि दोनों के ऑक्साइड का फॉर्मूला अलग अलग है। तो इसी तरीके से मेंडलीव ने भी चेक किया कि कौन से एलिमेंट हैं जो एक फॉर्मूला वाले ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ऐसे एलिमेंट कौन से हैं जो अलग अलग फॉर्मूला वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड का मतलब फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो एक जैसे फॉर्मूला वाले के ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे उनको एक साथ रखा मेंडलीव ने, और जो अलग अलग फॉर्मूले पे फॉर्मूला वाले ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं उनको अलग अलग रखा, किसने, मेंडलीव ने। तो ये बेसिस है क्लासिफिकेशन का, है ना। तो फिर जब फॉर्मूला के मतलब ऑक्साइड और हाइड्राइड का स्टडी किया, उनके फॉर्मूला का स्टडी किया, इसके बाद ही टुक 63 कार्ड्स। अब 63 क्यों? अरे उस समय तक एलिमेंट्स कितने खोजे जा चुके थे, 63 एलिमेंट्स ना, तो फिर कितने एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन पता लगाना था, 63 एलिमेंट्स। तो कार्ड भी कितने लिए जाएंगे, 63 कार्ड। तो मेंडलीव ने 63 कार्ड लिए और ऑन ईच कार्ड ही रोट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट, और हर कार्ड के पीछे एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी मेंडलीव ने लिख दी। जैसे अगर मान लेते हैं प्रॉपर्टी कौन सी, ये वाली प्रॉपर्टी, कि किस तरीके से एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिलके कैसा हाइड्राइड और ऑक्साइड बना रहा है। क्या वो ये वाला ऑक्साइड या हाइड्राइड बना रहा है, क्या इस फॉर्मूले वाला ऑक्साइड बना रहा है, क्या इस फॉर्मूले वाला ऑक्साइड बना रहा है, कुछ भी तो हो सकता है, क्या ये फॉर्मूले वाला ऑक्साइड बना रहा है, तो वो किस टाइप का ऑक्साइड बना रहा है या हाइड्राइड बना रहा है, यही प्रॉपर्टी हर कार्ड के पीछे मेंडलीव ने लिख दी। हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी को मेंडलीव ने कार्ड के पीछे लिख दिया। ठीक है, ही सॉर्टेड आउट द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज।
अब हर कार्ड को पीछे देखा और उनमें से एक जैसे फॉर्मूला वाले ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मेशन जिन जिन एलिमेंट्स ने किया था उनको एक साथ रखा, है ना, और उनको पिन कर दिया टुगेदर ऑन ए वॉल। तो एक जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक कार्ड, मतलब एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां, ध्यान रखना, ये जो कार्ड है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलिमेंट को। और कार्ड के पीछे कितने कार्ड लिए, 63 कार्ड। कार्ड के पीछे क्या लिखे, केमिकल प्रॉपर्टीज। और फिर उन कार्ड को जब देखा तो एक जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज, जिन कार्ड पे एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई थी, उन कार्ड को एक साथ दीवार पे लगा दिया। तो वो कार्ड एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एलिमेंट। तो एक जैसे, जैसे यहां 3 कार्ड एक साथ लगे हुए हैं और हर कार्ड एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 3 एलिमेंट्स एक साथ अरेंज हो गए। और इस तरीके से वो अरेंज करते गए तो उन्होंने क्या देखा, ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स got a place in a periodic table and were arranged in the order of increasing atomic mass। और जब इस तरीके से वो कार्ड्स को अरेंज करते गए तो उन्होंने ये पाया, अरे ये तो एलिमेंट्स अपने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। तो शुरुआत में उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे अरेंज किया एलिमेंट्स को, लेकिन ये भी पाया कि वो बाद में चल के वो अपने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज हो गए। इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक मास का कहीं ना कहीं रिलेशन किससे है, केमिकल प्रॉपर्टीज से, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को किस बेसिस पे अरेंज किया था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन वो पहली कोशिश नहीं थी, वो खुद ब खुद अरेंज हो गए। कोशिश तो वो क्या कर रहे थे, मेंडलीव कोशिश ये कर रहे थे कि किस तरीके से एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिलके किस फॉर्मूले वाला, मतलब किस टाइप का वो ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाता है, इस केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे। और जब अरेंज किया तो ये पाया कि वो अपने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में खुद ब खुद अरेंज हो गए। तो यानी कि एटॉमिक मास किसको डिसाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की डिसाइड कर रहा है ना। It was also observed that there occurs a periodic recurrence of element with similar physical and chemical properties। और मेंडलीव ने यह भी पाया कि ये जो पीरियोडिक टेबल है जिसमें ये 63 एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं, उनमें कुछ टाइम पीरियड के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी। कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब क्योंकि रिपीट हो रही थी इसीलिए इस टेबल को सिर्फ टेबल नहीं कहा, पीरियोडिक टेबल कहा मेंडलीव ने। तो पीरियोडिक टेबल इसलिए कहा क्योंकि जो प्रॉपर्टीज में एक रिपीटिशन पाया जा रहा था, कुछ टाइम पीरियड के बाद फिर से प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी, कुछ टाइम पीरियड के बाद फिर प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी। तो इसीलिए सिर्फ टेबल नहीं कहते, इसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं, है ना। पीरियड मतलब टाइम, और कुछ टाइम के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं एलिमेंट्स की, इसीलिए इसे पीरियोडिक टेबल कहा गया। समझ में आया। चलिए अब यहां से ये बात तो क्लियर कट मेंडलीव को पता चल गई कि अगर मैंने एलिमेंट्स को केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे अरेंज किया और वो खुद ब खुद अपने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं केमिकल प्रॉपर्टीज का रिलेशन है किसके साथ, एटॉमिक मास का, है ना, दोनों में रिलेशन है। तो यहां से मेंडलीव ने अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था वो क्या कहता था, वो ये कहता था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। तो मेंडलीव का ये जो लॉ था, पीरियोडिक लॉ, वो ये कहता था कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है किसका, एटॉमिक मास का। मतलब एलिमेंट की एटॉमिक मास डिसाइड करती है किसके, एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को, ठीक है। और इस आधार पे एलिमेंट्स अरेंज करते गए। अब एलिमेंट्स को जब अरेंज किया तो जो पीरियोडिक टेबल बना उसमें जो वर्टिकल कॉलम थे उन्हें क्या नाम दिया गया, ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थे उन्हें क्या नाम दिया, पीरियड। किसने, मेंडलीव ने। और तब पहली बार ग्रुप और पीरियड की बात हमने सुनी। लेकिन क्या आपको
इसके पहले ग्रुप और पीरियड की बात आई? नहीं, क्योंकि टेबल ही नहीं था। एलिमेंट्स अरेंज तो हो गए थे थोड़े बहुत, लेकिन अभी टेबल का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। टेबल का फॉर्मेशन कब हुआ? जब मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया और वो एक टेबल बना जिसे पीरियोडिक टेबल कहा गया, क्योंकि कुछ टाइम पीरियड में केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी, इसीलिए इसे पीरियोडिक टेबल कहा गया। और इसमें जो वर्टिकल कॉलम थे उन्हें ग्रुप कहा मेंडलीव ने, और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहा। ठीक है। In the formula of oxide and hydride, at the top of the column, the letter R is used to represent any of the element in the group. तो मैंने क्या बताया था, मेंडलीव ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ किस तरीके से एलिमेंट रिएक्ट करके हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा लेटर यूज किया? R। जैसे यहां देख रहे हो, जैसे यहां देखो क्या लिखा है, R2O, RO, R2O3। तो ये जो ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये सभी एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि ये सभी ऑक्सीजन के साथ मिलकर, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बनाएगा, लिथियम भी Li2O बनाएगा, पोटेशियम भी K2O बनाएगा, तो सभी ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम है ना। तो उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए R यूज किया। तो यहां R हाइड्रोजन भी हो सकता है, R लिथियम भी हो सकता है, R पोटेशियम भी हो सकता है। तो फिर ये आप जो सामने देख रहे हो, ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, जिसमें ये आपके ग्रुप्स हैं, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, और ये आपके पीरियड है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? चलिए, तो पीरियोडिक टेबल तो देख लिया आपने मेंडलीव का। अब इसकी लिमिटेशन और अचीवमेंट्स देख लेते हैं, है ना। अचीवमेंट्स की बात करें तो while developing the periodic table, there were a few instances where Mendeleev had to place an element with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass. The sequence was inverted so that elements with similar properties could be grouped together. यानी कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एक फायदा यह हुआ कि एक जैसे प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखना पड़ा, मतलब एक साथ रखा गया, यह फायदा था। जाहिर सी बात है, एक जैसे वालों को एक ही साथ रखा जाएगा ना, और ये आपको मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नजर आ रहा है। देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक जैसे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है, तो ये एक साथ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक प्रॉपर्टीज वाले एक साथ। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एक साथ। कार्बन, सिलिकॉन एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एक साथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस एक प्रॉपर्टी वाले जैसे एक साथ। तो आप क्या देख रहे हो, एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक साथ रखे गए। अब इस कोशिश में कई जगह ऐसा भी हुआ कि एटॉमिक मास जिस एलिमेंट का ज्यादा था, जिसको बाद में आना चाहिए था, उसको भी पहले रखना पड़ा कुछ जगह पे। जैसे कि मैं आपको कुछ जगह बताता हूं, यहां ध्यान से देखो। कोबाल्ट, निकल, आयरन के बाद क्या आना चाहिए था? निकल आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आयरन के बाद एटॉमिक मास किसका ज्यादा है? निकल का, और निकल से ज्यादा किसका है? कोबाल्ट का। और मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, मतलब कम एटॉमिक मास वाला पहले आएगा एलिमेंट और ज्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट बाद में आएगा। लेकिन यहां क्या देख रहे हो, कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा है, फिर भी इसे पहले रखा गया है कि नहीं? फिर यहां देखो, आयोडीन का एटॉमिक मास टेलेरियम से कम है, तो इसे पहले रखना था, लेकिन इसे बाद में रखा गया है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि यह इसलिए किया गया ताकि एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखा जाए। लेकिन उस कोशिश में कई जगह मेंडलीव का ये जो नियम था कि हम एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है उस ऑर्डर में रखेंगे, ये कई जगह फेल भी हो गया है ना। जैसे कि कोबाल्ट निकल में फेल हो गया। ठीक है, तो एक अचीवमेंट है तो एक ड्रॉबैक भी है। अचीवमेंट ये है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कि एक जैसे प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक साथ रखे गए, लेकिन उसमें कमी ये हो गई कि ये मेंडलीव ने जो अपना ही नियम ब्रेक कर दिया। मेंडलीव ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज कर रहे थे, लेकिन फिर यहाँ जहाँ कोबाल्ट निकल है या जहाँ टेलेरियम आयोडीन है, तो फिर यहाँ ये नियम कहाँ फॉलो हो रहा है? एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा है
उसको बाद में आना चाहिए लेकिन वो पहले आ रहा है। तो ये लिमिटेशन भी है, कमी भी है। ठीक है, समझ में आया। फर्दर द मेंडलीव लेफ्ट सम गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल। अब आप ध्यान से देखो, ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल, ठीक है, यहां कुछ गैप है, यहां देखो, यहां गैप है, यहां गैप है। तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़ दिया था और उसके लिए क्या उन्होंने बोला, उन्होंने बोल्ड तरीके से, बोल्ड होकर बोला कि ये गैप मैंने जानबूझ के छोड़ा है क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में कोई एलिमेंट्स खोजे जाएं और उनकी प्रॉपर्टी इस गैप में जो एलिमेंट आना चाहिए उसकी प्रॉपर्टी जैसी अगर मिले तो हम उस एलिमेंट को यहां रखेंगे। इसलिए मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ दिया फ्यूचर के एलिमेंट्स को रखने के लिए, है ना। इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन दिस गैप एज डिफेक्ट, तो इसे डिफेक्ट नहीं कहा। मेंडलीव ने कहा कि ये कमी नहीं है कि गैप है मेरे पीरियोडिक टेबल में, उन्होंने कहा कि ये डिफेक्ट नहीं है, ये तो बहुत ही एडवांस चीज है कि अगर फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उस एलिमेंट को हम आकर यहां रख सकेंगे। देखो गैप ही गैप नजर आ रहा है, यहां गैप 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 है। तो ये इसलिए है ताकि फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसको इस मतलब वैकेंट जगह पर, खाली जगह पर रख सकेंगे। मेंडलीव बोल्डली प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। तो वो एलिमेंट जो उस समय डिस्कवर नहीं हुए लेकिन आगे चल के डिस्कवर होंगे, उनको इस गैप में रखा जा सकता है। इसीलिए मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में सम गैप छोड़ दिया, मतलब कुछ गैप को वैकेंट यानी खाली छोड़ दिया। ठीक है, मेंडलीव नेम्ड देम बाय प्रीफिक्सिंग ए संस्कृत न्यूमरल एका यानी 1। अब वो जो गैप था ना, उस गैप पे जो एलिमेंट आएगा उसका नाम तो पहले रख दिया, भले ही वहां एलिमेंट नहीं थे। जी हाँ, मतलब बच्चा पैदा नहीं हुआ और नाम पहले ही रख दिया माँ बाप ने। तो कुछ ऐसा ही था कि मेंडलीव ने ये जो गैप छोड़ रखे थे, उस गैप पर एलिमेंट कौन सा होगा ये तो नहीं पता था, लेकिन उस गैप पर एलिमेंट का नाम रख दिया था पहले से। और नाम रखने के लिए इन्होंने संस्कृत का वर्ड यूज किया एका, जिसका मतलब होता है 1। कहते हैं ना एक दंत, एक दंत मतलब एक दांत वाले, तो एक मतलब 1 है, वो एका कहा जाता है। संस्कृत में एक कहते हैं और उसको इंग्लिश में एका कहा गया। ठीक है, एका मतलब 1 होता है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट खोजे गए बाद में जिनका नाम पहले रख दिया गया? तो पहले गैप का नाम जगह रखा गया था एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। और बाद में ये जो एलिमेंट का नाम पहले रख दिया मेंडलीव ने, इस एलिमेंट की जगह जो एलिमेंट खोजा गया, तो एका बोरॉन की जगह खोजा गया क्या? स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम की जगह खोजा गया आगे चल के कौन? गैलियम। और एका सिलिकॉन की जगह किस एलिमेंट को रखा गया? जर्मेनियम को। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो यहां, तो यहां स्कैंडियम है, गैलियम है, जर्मेनियम है, तो ये बाद में रखे गए, पहले उनकी जगह नाम सिर्फ था, है ना। तो ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि एका बोरॉन की जगह किस एलिमेंट को रखा गया? स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम की जगह किसको रखा गया? गैलियम को। और एका सिलिकॉन की जगह किसको रखा गया? जर्मेनियम को। ठीक है, मतलब नाम पहले से रखे गए, बाद में एलिमेंट खोजे गए, तो इस एका बोरॉन की जगह कौन फिट बैठ रहा था? स्कैंडियम। तो स्कैंडियम को किस प्लेस पे, किस गैप पे रखा गया? उस गैप पे रखा गया जिस गैप का नाम क्या था? एका बोरॉन। फिर जिस गैप पर नाम रखा था एका एल्यूमिनियम, वहां किसको रखा गया? गैलियम को। और एका सिलिकॉन की जगह किसको रखा गया? जर्मेनियम को। समझ में आया कि नहीं आया? जी हाँ, आया। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो ये कंपैरिजन है कि एका एल्यूमिनियम की जगह गैलियम आया। तो क्यों आया? क्योंकि एका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी गैलियम से मैच हो रही है। देखो ये कैसा ऑक्साइड बना रहा है? एका एल्यूमिनियम। और गैलियम भी कैसा ऑक्साइड बना रहा है? दोनों के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? सेम है। देखो E2O3, E यहां रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट को जिसका नाम पहले से रख दिया मेंडलीव ने, एका एल्यूमिनियम। लेकिन बाद में इसकी प्रॉपर्टी मैच हुई किसके साथ? गैलियम के साथ। देखो गैलियम भी कैसा ऑक्साइड बना रहा है? Ga2O3। तो इसीलिए गैलियम को कहां रखा गया? उस प्लेस पे रखा गया जहां पहले से नाम रख दिया गया था एका एल्यूमिनियम। ठीक है, तो बच्चा पैदा हुआ,
पहले से नाम रख दिया गया था, और जब नाम रख दिया गया था तो उस बच्चा जब पैदा हुआ तो उस बच्चे को हमने वो कहना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा ही है। फिर नोबल गैसेस विच वेयर डिस्कवर्ड वेरी लेट बिकॉज दे आर वेरी इनर्ट कुड बी प्लेस्ड इन न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। तो एक अचीवमेंट और था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल बनते समय यहाँ कहीं भी नोबल गैसेस का जिक्र नहीं है, और नोबल गैसेस बाद में डिस्कवर हुए। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पहले ही बन चुका था, और बाद में क्यों डिस्कवर हुए? क्योंकि नोबल गैसेस इनर्ट होते हैं, केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, तो उनको खोजना मुश्किल था, लेकिन किसी तरीके से इंसानों ने खोजा। लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्योंकि खाली जगह थी जहाँ की नोबल गैसेस को रखा जा सकता था, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था किसका? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का, कि बाकी एलिमेंट्स को बिना डिस्टर्ब किए हम नोबल गैसेस को यहाँ रख सकते थे, क्योंकि उनके लिए पहले से जगह खाली थी। ठीक है, एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था किसका? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का। क्लियर, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब लिमिटेशन पढ़ लेते हैं। अचीवमेंट्स तो हमने पढ़ लिया, लिमिटेशन पढ़ लेते हैं। तो लिमिटेशन में एक लिमिटेशन आपको बताया मैंने, कमी, कि ज़्यादा एटॉमिक मास वालों को कई जगह पे पहले रखना पड़ा, जैसे कोबाल्ट निकल, है ना, है कि नहीं? तो वो एक कमी थी। फिर हाइड्रोजन की जगह जो है वो क्लियर नहीं थी, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन को मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ, जबकि हाइड्रोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसी प्रॉपर्टी भी दिखाता है, तो हाइड्रोजन को यहां भी रखना चाहिए था। तो ये डिस्प्यूट हुआ, लोगों ने पूछा आपने यहां क्यों नहीं रखा? तो मेंडलीव कुछ बोल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि मेंडलीव ने तो उसको कहां रख दिया था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ हाइड्रोजन को रख दिया था। तो हाइड्रोजन की जो जगह क्या होनी चाहिए, इस पे जो है क्लियर कट आंसर मेंडलीव ने नहीं दिया था। ये एक कमी थी, लिमिटेशन था। ठीक है, लाइक अल्काली मेटल्स, हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हेलोजेंस, oxygen and sulfur to form compound having similar formula. On the other hand, just like halogens, hydrogen also exists as a diatomic molecule. तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो अल्काली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के जैसी प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है, और हाइड्रोजन हेलोजेंस की तरह, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की तरह भी केमिकल प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। तो फिर हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए? तो ये सबसे बड़ी कमी थी कि हाइड्रोजन की प्लेस फिक्स नहीं हो पा रही थी। ठीक है, क्योंकि देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इनके जैसा भी हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनके जैसी भी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की है, लेकिन इन दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट। तो हाइड्रोजन को इधर रखें कि इधर रखें? मतलब हाइड्रोजन का हाल उस पति की तरह हो गया जो पत्नी की तरफ रहे कि मां की तरफ रहे, वही वाला हाल है। तो ये बहुत बड़ा क्या हो गया? एक लिमिटेशन थी, एक कमी थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। समझ में आया आपको? समझ में आ गया होगा। तो हाइड्रोजन की प्लेस फिक्स नहीं हो पा रही थी, पहली कमी। ठीक है, सर्टेनली नो फिक्स पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन, दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सेकेंड कमी क्या थी? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की जगह नहीं थी। Isotopes were discovered long after Mendeleev had proposed his periodic classification of elements. Thus, isotopes of all elements pose a challenge to Mendeleev periodic law. Isotope क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग हो, वो आइसोटोप कहलाते हैं। अब आइसोटोप की खोज बहुत बाद में हुई, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बहुत पहले बन गया था। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में अब आइसोटोप को कैसे रखा जाए, ये एक चैलेंज था। तो ये कमी है, और है ना। और फिर तीसरी कमी, अनदर प्रॉब्लम वाज दैट एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन ए रेगुलर मैनर। मैंने आपको बताया था कि नहीं? देखो कोबाल्ट निकल, क्या यहां रेगुलर इंक्रीज हो रहा है? नहीं। एटॉमिक मास टेलोरियम आयोडीन पे यहां इंक्रीज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ऐसी कई जगह थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जहां एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स अरेंज नहीं थे, जैसे कि कोबाल्ट निकल,
जैसे कि टेलेरियम आयोडीन, तो एक कमी ये भी थी। ठीक है, तो ये 3 लिमिटेशन आपको याद रखना है। तो अचीवमेंट्स भी याद रखना है और लिमिटेशन भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो कमी थी उसको दूर किया नए साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था मोजले। और मोजले ने जो पीरियोडिक टेबल में सुधार किया तो जो नया टेबल बना उसको नाम दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल से ही बना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कमी को दूर किया मोजले ने, और जो नया टेबल अपडेट किया उसी टेबल को, अपडेटेड टेबल को हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं क्या है हेनरी मोजले ने क्या किया। 1913 में हेनरी मोजले शोड दैट द एटॉमिक नंबर सिंबलाइज्ड एज जेड ऑफ एन एलिमेंट इज ए मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। अभी तक मेंडलीव के समय क्या लोगों को पता था कि किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी है या फिजिकल प्रॉपर्टी है वो किसके द्वारा डिसाइड हो रही है, कौन है जो डिसाइड कर रहा है, एटॉमिक मास। लेकिन मोजले ने बोला कि एटॉमिक मास से भी ज़्यादा अच्छा जो फैक्टर है वो है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा एक्यूरेट प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है एज कंपेरिजन टू एटॉमिक मास। तो फिर एलिमेंट्स को भी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज होना चाहिए, जबकि मेंडलीव ने क्या किया या उसके पहले के साइंटिस्ट ने क्या किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो मोजले ने बोला यहां गलती हो गई। मोजले ने सभी साइंटिस्ट को बोला अरे आप लोग क्या कर रहे हो, एटॉमिक मास से ज्यादा एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। तो एटॉमिक मास को कम इंपॉर्टेंस दो, एटॉमिक नंबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो फिर मोजले ने क्या किया, सभी एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो ये अकेले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया एलिमेंट्स को, नहीं तो बाकी सभी ने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। तो ये बात अलग है ना। तो इनका वही कहना था मोजले का कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जबकि मेंडलीव ने क्या कहा था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। लेकिन मोजले ने कहा कि नहीं, एलिमेंट की प्रॉपर्टी एटॉमिक मास से नहीं, एटॉमिक नंबर से ज्यादा एक्यूरेटली डिसाइड होती है। तो फिर इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को मोजले ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया। अब एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया क्या होता है, फिर से बता देता हूं। ये किसी एलिमेंट का एटम है, एटम का सेंटर होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस पे प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ना, 2, 4, 5, 6, 10, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही उस एटम का या एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 क्यों होता है, क्योंकि कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन हैं। समझ में आया। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 क्यों है, क्योंकि हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन हैं, इसीलिए एटॉमिक नंबर 2 है। तो फिर इसी बेसिस पे मोजले ने एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर अरेंज किया, और फिर जो नया टेबल बना उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने बनाया था और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले ने बनाया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये आप सामने देख रहे हो क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपने याद होगा कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें वर्टिकल कॉलम थे जिन्हें ग्रुप कहा, और हॉरिजॉन्टल रोज थे जिन्हें पीरियड कहा गया। और इसी तरीके से यहाँ भी तो वर्टिकल कॉलम है और हॉरिजॉन्टल रोज हैं, तो उन्हें भी वही नाम दिया, ग्रुप एंड पीरियड, है कि नहीं, क्या ग्रुप और पीरियड। अब किस ग्रुप के किस पीरियड में एलिमेंट को रखा जाएगा, ये एलिमेंट की क्या होती है, पोजीशन, एड्रेस। जैसे हमारा पता कैसे, घर का पता कैसे, कहीं जाना है तो पता एड्रेस चाहिए, उसी तरह एलिमेंट कहाँ है, कहाँ रहता है एलिमेंट, तो उसका पता चाहिए। पता यानी पोजीशन, कि वो किस ग्रुप में किस पीरियड में रहता है। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलिए
तो अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम देखें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 वर्टिकल कॉलम है ना। फिर हॉरिजॉन्टल रोज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 18 वर्टिकल कॉलम है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। तो 8 वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा जाता है और 7 हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कितने ग्रुप और कितने पीरियड में डिवाइड किया गया है? 18 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड में डिवाइड किया गया। और आप ग्रुप और पीरियड बताकर किसी भी एलिमेंट की पोजीशन यानी एड्रेस बताते हो, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हीलियम कहां है, हीलियम का घर कहां है, हीलियम कहां रहता है, हीलियम की पोजीशन क्या है, तो हम कैसे बताएंगे? हम प्लॉट नंबर थोड़ी बताएंगे, हाउस नंबर थोड़ी बताएंगे, हम हीलियम का ग्रुप और पीरियड बताएंगे। तो ये रहा हीलियम, तो हीलियम का ग्रुप क्या है? तो ये आप क्या देख रहे हो, ये ग्रुप है ना, तो हीलियम का ग्रुप है 18 और हीलियम का पीरियड क्या है? तो पीरियड नंबर है 1, यानी हीलियम का पोजीशन क्या हुआ? ग्रुप 18 पीरियड 1। फिर मैं आपसे पूछूं कार्बन का, तो कार्बन ये है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, लेकिन जो इसका ग्रुप है वो है 14। और कार्बन का पीरियड क्या है? तो ये देखो कार्बन का पीरियड है 2, यानी कार्बन एलिमेंट की पोजीशन क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? ग्रुप 14 पीरियड 2। अब मैं आपसे पूछूं कैल्शियम, तो ये रहा कैल्शियम, तो कैल्शियम का ग्रुप क्या है? 2 और पीरियड क्या है? 4। तो कैल्शियम की पोजीशन क्या हुई? पोजीशन ही तो पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स की पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो एलिमेंट की पोजीशन हम ग्रुप और पीरियड नंबर बता के बताते हैं। तो कैल्शियम का पूछेगा तो कैल्शियम का पोजीशन है ग्रुप 2 पीरियड 4। सिलिकॉन पूछेगा तो ग्रुप 14 पीरियड 3। क्लोरीन पूछेगा तो ग्रुप 17 और पीरियड नंबर 3, यह है क्लोरीन। अब इसमें से ये जो ग्रुप 18 है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो इनको कहा जाता है इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जितने भी इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जो रिएक्ट नहीं करते, अनरिएक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन से फुल है, मतलब इनका शेल इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, तो इन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है तो ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो क्या रहेंगे? अनरिएक्टिव रहेंगे। तो ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? ग्रुप 18 में। तो इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस का ग्रुप क्या है? 18। और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको कहा जाता है हेलोजन, और इन सभी का ग्रुप क्या है? 17। तो ग्रुप 17 में क्या पाए जाते हैं? हेलोजेंस पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ पॉइंट्स ये पूछे जाते हैं। और एक चीज दिमाग में ये बैठानी है कि एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट कि एक पीरियड में। जैसे कि अब यहां देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। तो आप साफ साफ कहोगे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है और ये सभी एक ही ग्रुप में है। यानी एक ही ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है और एक ही पीरियड में आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो लिथियम, बेरिलियम, दोनों का पीरियड सेम है लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, दोनों का ग्रुप सेम है और इसीलिए दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर है ना। तो सिमिलर ग्रुप, सिमिलर प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखूं सिमिलर पीरियड, सिमिलर पीरियड, डिफरेंट प्रॉपर्टी,
तो एक ही पीरियड में आने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, लेकिन एक ही ग्रुप में आने वाले प्रॉपर्टीज एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। तो फ्लो हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों है? क्योंकि ये एक ही ग्रुप में है, ग्रुप 18 में। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब लुक एट द ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड नंबर कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मैं आपको सिर्फ एलिमेंट बोल दूं तो उसका ग्रुप और पीरियड आप कैसे पता लगाओगे? तो उसका एक तरीका है। तो सबसे पहले आपको ग्रुप बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब जरा ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को ध्यान से देखो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सभी का ग्रुप क्या है? ग्रुप 1 ही तो है। इन सभी एलिमेंट्स का ग्रुप कॉमन है। ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। तो इन सभी का जरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन को कैसे रखा गया है? K में 2, L में 1, तो इसका 2 1 है। सोडियम का 281 है, पोटेशियम का 2881 है। ठीक है, रुबिडियम का 288 है। तो आप क्या देख रहे हो? आउटर मोस्ट शेल में इन सभी एलिमेंट्स के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो इसीलिए इनका ग्रुप भी क्या है? 1। यानी कि कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आपको क्या पता लग जाएगा? ग्रुप नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप भी 1 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप भी 2 होगा। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा है तो ग्रुप निकालने के लिए 10 ऐड करना पड़ता है। मतलब जैसे अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 में 10 जोड़ दो तो ग्रुप आ जाएगा कितना? 13। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 4 में 10 जोड़ दो तो ग्रुप नंबर आ जाएगा 14। तो ग्रुप नंबर, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और 2 है तो ग्रुप वही होगा, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा है तो फिर ग्रुप पता लगाने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि लिथियम का ग्रुप कितना क्या है? तो लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप भी 1 होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, लिथियम के बगल में कौन है? लिथियम के बगल में बेरिलियम है ना। तो बेरिलियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो क्या मिलेगा आपको? 2O2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेरिलियम में? बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो ग्रुप भी क्या होगा? 2 होगा। तो यहां और यहां तो सही चला, लेकिन बेरिलियम के बाद सीधे क्या आया? बोरॉन। अब बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 3। तो बोरॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3, लेकिन इसीलिए ग्रुप 3 नहीं होगा। तो ग्रुप कैसे पता लगाए? तो देखो 3 में 10 जोड़ो, कितना आएगा? 13। तो देखो बोरॉन का इलेक्ट्रॉन ग्रुप क्या है? 13। उसी तरह कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 में 10 जोड़ दो, ग्रुप आ जाएगा 14। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है, अगर 1 है तो ग्रुप 1, 2 है तो ग्रुप 2, और अगर 2 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एलिमेंट का ग्रुप पता लगाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आप 10 जोड़ दो, 10 ऐड कर दो। ये ट्रिक है, तो आपको ग्रुप पता चल जाएगा। अभी मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से ग्रुप निकालते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि पीरियड कैसे निकालते हैं। ये तो हो गया ग्रुप की बात। ठीक है, तो ग्रुप मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 1 और 2 तक तो सही चलेगा, और 2 से ज्यादा हुआ तो ग्रुप पता लगाने के लिए जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या कर दो? 10 ऐड कर दो तो ग्रुप पता चल जाएगा। लेकिन अब बात करें पीरियड की। पीरियड का पता कैसे लगाएंगे? तो जरा यहां देखो, इस सेकंड पीरियड को देखो। सेकंड पीरियड में कौन सा एलिमेंट है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इन सभी एलिमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सभी एलिमेंट में नंबर ऑफ शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन रखा जाता है 2 है। यहां भी 2 शेल, 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 यहां भी 2 शेल। जैसे कि लिथियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? तो इसका है 2O1। तो K में 2, L में 1, ये तो हो गया लिथियम का। बेरिलियम का देखें तो 2O2, मतलब K में 2, L में 2।
तो यहाँ भी 2 शेल, यहाँ भी 2 शेल। उसी तरह फिर आता है बोरॉन, बोरॉन का है 2O3, तो K में 2, L में 3, तो यहाँ भी 2 शेल। तो नंबर ऑफ शेल सभी में क्या है, सेम, कितने, 2। तो जितने नंबर ऑफ शेल होंगे वही पीरियड होगा। तो 2 नंबर ऑफ शेल, इसीलिए पीरियड भी इनका 2। तो पीरियड इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का मैं आपको नाम बता दूं, तो अगर उसका आपको ग्रुप और पीरियड पता लगाना है तो उसका तरीका यह है कि ग्रुप का पता लगाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लगाइए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 या 2 हैं तो ग्रुप भी 1 और 2 होगा, और अगर 2 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप पता लगाने के लिए 10 जोड़ दीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। और नंबर ऑफ पीरियड पता लगाने के लिए उस एलिमेंट में ये देखिए कि कितने नंबर ऑफ शेल हैं इलेक्ट्रॉन रखने के लिए। जितने नंबर ऑफ शेल होंगे वही उस एलिमेंट का पीरियड होगा। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है आप पता लगा सकते हो, वो किस ग्रुप और किस पीरियड में पाया जाता है ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है कि सभी सेम पीरियड में इसलिए हैं क्योंकि सभी में नंबर ऑफ शेल कॉमन है। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसीलिए इनका पीरियड भी क्या है, 2। ठीक है, चलो। The position of an element in the modern periodic table tells us about its chemical reactivity. As you have learned, the valence electron determine the kind of number of bond formed by an element. ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो केमिकल्स की, मतलब एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं, है ना। तो ये हमको पता होनी चाहिए कि जो पोजीशन है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पोजीशन से एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ये सभी मेटल्स हैं, और इधर आप देखोगे ये सभी नॉन मेटल्स हैं। तो किसी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स एकदम राइट साइड पाए जाते हैं, और ये जो लेफ्ट साइड है ये पूरे, ये सभी मेटल्स हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि एलिमेंट्स को हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में हम डिवाइड करते हैं, तो वो अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हमने पोजीशन पढ़ लिया, अब हम ट्रेंड पढ़ते हैं। किसमें, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टीज है वो एलिमेंट की पोजीशन से किस तरीके से पोजीशन चेंज होने की वजह से प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं, उसका ट्रेंड क्या है, किधर बढ़ती है किधर घटती है। तो प्रॉपर्टीज का ट्रेंड पढ़ने के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं। चलो देखते हैं। तो क्या लिखा है, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है पहले ये जान ले। The valency of an element is determined by the number of valence electron present in the outermost shell of its atom. एलिमेंट का जो एटम है उस एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उससे डिसाइड होता है कि उस एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी। क्लियर। मैं कहने का मतलब यह है कि देखो लिथियम की वैलेंसी 1 होती है, सोडियम की भी वैलेंसी 1 होती है। क्यों? तो लिथियम को अगर आप देखोगे तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 1। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 1 इलेक्ट्रॉन। अब लिथियम अपना जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने शेल को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भरना चाहता है, फिल करना चाहता है। तो कैसे फिल करे, तो L में मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये तो ऑलरेडी फिल है। K शेल ऑलरेडी, K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, 2, और कितने हैं 2, तो K शेल तो भरा है। लेकिन खाली कौन है, L शेल। L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, कितने प्रेजेंट है, 1। तो लिथियम क्या करे, 7 और ले ले ताकि 8 हो जाए, नहीं, इससे ज्यादा आसान है कि अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। कौन, लिथियम। तो जब ये डोनेट करेगा तो लिथियम किस में बदल जाएगा, लिथियम +1 में। तो क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है लिथियम ने, तो लिथियम की वैलेंसी क्या है, 1। तो लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, तो 1 डोनेट करके ये स्टेबल बन सकता था, इसीलिए लिथियम की वैलेंसी 1। तो इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उससे ये डिसाइड हो रहा है कि एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी, है ना। तो अगर वैलेंसी देखें, अक्रॉस ए पीरियड वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू 4 एंड देन डिक्रीजेस। कि अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर आप वैलेंसी का ट्रेंड देखोगे तो लिथियम की वैलेंसी 1, बेरिलियम की 2, बोरोन की 3, कार्बन की 4, फिर नाइट्रोजन की वापस से 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1,
और नियॉन का क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है शेल में, तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना या लॉस करना या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसकी वैलेंसी 0। तो अब ये सभी एक ही पीरियड में तो हैं। किस पीरियड में? पीरियड नंबर 2। तो इस सभी पीरियड, एक ही पीरियड में आने वाले एलिमेंट में वैलेंसी पहले इंक्रीज हो रही है और फिर डिक्रीज हो रही है। फर्स्ट इंक्रीजेज अप टू 4 एंड देन डिक्रीजेस। लेकिन डाउन ए ग्रुप, तो डाउन ए ग्रुप मतलब लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम। तो एक ही ग्रुप में एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है वो तो सेम होती है। लिथियम की 1, सोडियम की 1, पोटेशियम की 1, बेरिलियम की 1, मैग्नीशियम की 1, कैल्शियम की 1। तो एक ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, लेकिन पीरियड में पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है। यह है वैलेंसी का ट्रेंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एटॉमिक साइज की। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, लिथियम बेरिलियम एक ही पीरियड में आने वाले एलिमेंट्स में जो नंबर ऑफ शेल है वो तो सेम है ना। हमने पढ़ा था कि लिथियम में भी नंबर ऑफ शेल 2 है, K और L, यहाँ भी 2 हैं, K और L। तो एटम का साइज नंबर ऑफ शेल से डिसाइड होगा ना, कि एटम के बाहर कितने शेल हैं। 2 होंगे तो इतना बड़ा एटम, और अगर एक और शेल बढ़ जाएगा तो एटम का साइज बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ शेल क्योंकि पीरियड में क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन अंदर प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है। जैसे जैसे बाहर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, लिथियम से बेरिलियम गए, बेरिलियम से बोरॉन पे गए, बोरॉन से कार्बन पे गए, तो नंबर ऑफ शेल तो उतना ही है, बस उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, मतलब घर उतना ही बड़ा है, घर के अंदर लोग बढ़ रहे हैं। तो घर कब बड़ा कहा जाएगा? जब घर बहुत बड़ा हो, एरिया में बहुत ज़्यादा हो। ऐसा तो है नहीं कि छोटा सा घर है उसमें 50 लोग भर जाएं तो घर को बड़ा कहेंगे, नहीं, है ना। घर एरिया से मेजर करेंगे। उसी तरह एटम का साइज कब बड़ा होगा? जब एटम में नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होंगे। लेकिन जब आप लिथियम से बेरिलियम जा रहे हो, बेरिलियम से बोरॉन जा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ शेल उतना ही है। जैसे लिथियम में देखोगे तो 2 1, बेरिलियम में 2 2, तो KL, बोरॉन में 2 3 KL। तो आप क्या देख रहे हो, नंबर ऑफ शेल तो 2 ही हैं, KL, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। L में पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, L में 2 हो गया, L में 3 हो गया। तो जैसे घर के अंदर रहने वाले लोगों का नंबर बढ़ रहा है, ठीक उसी तरह कंपेयर करो तो यहाँ नंबर ऑफ शेल तो उतना ही है, बस उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जिससे वजह से शेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रिंक, सिकुड़ेगा। तो जैसे जैसे आप पीरियड में आगे बढ़ोगे, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओगे, तो श्रिंक होने की वजह से एटम का साइज घटता है। तो ये ध्यान रखना आपको कि क्या ध्यान रखना है कि अक्रॉस ए पीरियड, यानी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एटम साइज डिक्रीजेस, लेकिन ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी डाउन द ग्रुप, एटम साइज इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। लिथियम में, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 1, तो नंबर ऑफ शेल K और L। सोडियम का क्या है? 11, तो 11 मतलब 2 8 1, यानी KLM। तो पहले यहाँ 2 शेल थे, यहाँ 3 शेल हो गए, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ा, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से एटम का साइज तो बढ़ेगा कि नहीं। तो नीचे जाओगे एटम का साइज बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट जाओगे यानी क्रॉस द पीरियड तो एटम का साइज घटेगा। यानी कि अगर मैं बोरॉन से कार्बन जा रहा हूं तो कार्बन छोटा है, कार्बन से और छोटा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से और छोटा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से और छोटा फ्लोरीन है। लेकिन अगर मैं ऐसे जा रहा हूं फ्लोरीन से क्लोरीन, तो फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन बड़ा है, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन है, उससे बड़ा आयोडीन है। उसी तरह यहाँ ब्रोमीन से बड़ा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम है, कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम है। लेकिन अगर मैं ऐसे जाऊं, सोडियम से छोटा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से छोटा एल्यूमिनियम है, उससे छोटा सिलिकॉन है, तो इधर जाएंगे डिक्रीज होगा, नीचे जाएंगे बढ़ेगा साइज। तो वैलेंसी हो गया, एटॉमिक साइज हो गया। ठीक है, तो ये उसका रीजन है कि लेफ्ट से राइट जाने पर क्यों डिक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज होता है। ये उसका कारण है जो मैंने आपको बताया। ठीक है,
तो अगर डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है, इसीलिए एटम का साइज भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड। चलो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज की बात कर लें। तो नीचे जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, क्योंकि नीचे जाने पर एटम का साइज बढ़ता है, तो एटम आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, क्योंकि सेंटर से वो बहुत दूर हो गया ना, तो सेंटर का पॉजिटिव चार्ज अब इलेक्ट्रॉन पे उतना फोर्स नहीं लगा पा रहा, उसको खींच नहीं पा रहा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकता है। और जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ज़्यादा उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी होगी, है कि नहीं। तो यानी कि नीचे जाने पे मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है और लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, ये बात भी कह सकते हैं, क्योंकि इधर मेटल्स है इधर नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज नहीं गेन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लूज होने की टेंडेंसी इधर जाने पे घट रही है, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी भी घटेगी। लेकिन इधर जाने पर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, क्योंकि इधर सब नॉन मेटल्स हैं, जितना उधर जाओगे उतना नॉन मेटल्स मिलेगा, है ना। तो ये ध्यान हो गया, ये है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। अब बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, और ये कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किस में होगी, नॉन मेटल्स में। तो नॉन मेटल्स किधर है, राइट साइड। तो जब आप नॉन मेटल्स की तरफ जाओगे लेफ्ट से राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज ही तो होगी। सबसे ज़्यादा किस में होती है, फ्लोरीन में, मतलब नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन में। और डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, डिक्रीज होती है। तो ये सब आपको ट्रेंड याद रखना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। अब ध्यान से जरा इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखो। तो एज वी कैन सी द मेटल्स लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम आर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। देखो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब लेफ्ट साइड है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। वाइल द नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड क्लोरीन आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड। तो सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब राइट हैंड साइड है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स राइट साइड होते हैं, राइट हैंड साइड, और मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड होते हैं। जबकि बीच में ये जो आपको पिंक रंग से नजर आ रहे हैं, ये देखो, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम। In the middle we have silicon, which is classified as metalloid because it exhibits some properties both similar to metals and non-metals। तो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, फिर आपसे बता रहा हूं कि ये वो एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टी कुछ मेटल से मैच करती है, कुछ नॉन मेटल से। तो दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, तो इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेटलॉइड। तो पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को हमने वही 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और इनके बीच में आ गए कौन, मेटलॉइड। तो मेटलॉइड जहां है वहां देखो एक सीढ़ी बन रही है, जिग-जैग लाइन बन रही है। तो ये जिग-जैग लाइन पे कौन प्रेजेंट होते हैं, मेटलॉइड। और ये किसको सेपरेट करती है, ये लाइन मेटल को नॉन मेटल से सेपरेट करती है, ठीक है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिग-जैग लाइन देखो, ये लाइन नजर आ रही है, मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये देखो सीढ़ी बन रही है कि नहीं। तो ये जिगजैग लाइन पे जो मेटल्स प्रेजेंट हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम, इनको क्या कहा जाता है, मेटलॉइड कहा जाता है। और ये लाइन किसको सेपरेट करती है, इस तरफ नॉन मेटल है, इस तरफ मेटल है, तो नॉन मेटल को मेटल से सेपरेट करती है, या कह लो कि मेटल को नॉन मेटल से सेपरेट करती है, ठीक है, क्लियर। तो ये था आपका पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हमने 1 शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट किया। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इसी तरह अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 के साथ पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच।